तो ब्लू बीटल मूवी कल रिलीज हो गई है, जो कि एक बिल्कुल ही नया कैरेक्टर और एक अमेजिंग स्टोरी है। हालांकि मूवी की स्टोरी कैरेक्टर के ओरिजिन से बहुत अलग है। तो आज हम पूरी ब्लू बीटल मूवी की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट्स भी है, उसके बारे में भी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आज का वीडियो कमाल का होने वाला है और साथ ही उन लोगों के लिए होने वाला है जिन्होंने मूवी देखी है लेकिन उनका कहीं ना कहीं अगर कुछ प्लॉट मिस हो गया हो या फिर जो कोई रीजन से मूवी ना देख सके या फिर ना देख सकेंगे। तो वीडियो फॉर श्योर अमेजिंग होने वाला है। एंड तक वीडियो जरूर देखना, आपको मूवी की हर एक छोटी से छोटी चीज क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज का एक कमाल का वीडियो शुरू करते हैं अब बिना किसी भी बकवास के। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक अननोन प्लेस से, जहाँ एक अंडे के शेप की एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है और वहाँ विक्टोरिया आती है और वो केनेबेक्स से पूछती है कि वो चीज़ मिली या नहीं, और वो उसे कहती है कि जल्दी ढूंढो, मुझसे अब एक पल का भी वेट नहीं हो रहा है। जिस पर केनेबेक्स कहता है कि जल्दी ही मिलने वाली है। बेसिकली वो ब्लू बीटल की बात कर रहे होते हैं, जो कि हमें तभी दिखाया भी जाता है। उसके बाद मूवी का इंट्रो आता है, जहाँ थोड़ी बहुत ब्लू बीटल की हिस्ट्री को टीज भी किया जाता है, जहाँ हमें बहुत से नाम देखने मिलते हैं, जैसे टेड कोड, डैन गैरेट, जो कि फर्स्ट और सेकंड ब्लू बीटल रह चुके हैं। उसके बाद इंट्रो खत्म होते ही हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना एजुकेशन फिनिश करके यानी कि अपनी डिग्री लेकर हाइमी रेस वापस आने वाला होता है। लेकिन उससे पहले उसके फैमिली मेंबर्स बात कर रहे होते हैं कि उसको बात तुरंत नहीं बतानी है, जो कि क्या बात है वो मेंशन नहीं की होती है। और फिर उसके आने के बाद वो उससे मिलते हैं। देन एक रेस्टोरेंट में बैठकर उसे बताया जाता है कि उसके फादर को हार्ट अटैक आया था और कैसे उसका घर भी उन लोग को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हाउस के ऑनर ने घर का रेंट 3 गुना बढ़ा दिया है। जिस पर हाइमी बहुत टेंस हो जाता है और फिर कहता है कि हम शॉप में रह लेंगे, जिस पर उसकी सिस्टर मिलाग्रो उसे कहती है कि शॉप भी ऑलरेडी बेच दी है। जिसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और रात में वो और उसकी सिस्टर साथ में अपने घर की छत पर बैठे होते हैं और वो लोग बात करते हैं अपनी गरीबी को लेकर के। और उन्हीं के घर के एरिया के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने मिलती है और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे अमीर लोग उनके एरिया को धीरे धीरे टेक ओवर करते जा रहे हैं। जिस पर हाइमी उसे कहता है कि तू फिक्र मत कर, मेरे पास डिग्री है, मुझे बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, तब हम एक दिन अच्छा सा घर भी परचेस कर लेंगे और अपनी लाइफ भी सुधर जाएगी। उसके बाद हमें ये सीन देखने मिलता है जहाँ लिटरली ट्रेलर में तो ठीक पर मूवी में भी इस सीन में ऐसा ही लग रहा था कि हाइमी ने बंगलो खरीद लिया है। लेकिन फिर अचानक से उसकी सिस्टर पीछे से आवाज लगाती है कि टेबल के नीचे की च्युइंगम तुमने निकाली या नहीं, जो जाकर हाइमी निकालता है। उसके बाद पता चलता है कि वो कोट इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे होते हैं और वहाँ आती है विक्टोरिया गॉड, जो कि फोन पर बात कर रही होती है। और फिर वो बंगलो के अंदर चली जाती है जहाँ उसकी भांजी बैठी होती है, जो कि और कोई नहीं जेनी कोट यानी कि टेड कोट की लड़की होती है। और वहाँ एक वीडियो चल रहा होता है जहाँ कोट इंडस्ट्री ने एक आर्मर क्रिएट किया होता है जिसका नाम है ओमक, और जो एक तरीके का प्रोग्राम भी है, जिस प्रोग्राम को जेनी रोकने का कहती है और कहती है कि हमने डिसाइड किया था कि इस प्रोग्राम को हम बंद कर देंगे। जिस पर जेनी और विक्टोरिया की तकरार भी होती है और वो उसे वहाँ से जाने को भी कहती है। और उसी वक्त हाइमी को उसकी बहन उस बंगले में ले जाती है। अब होता ऐसा है कि उस बंगलो के सर्वेंट्स और वर्कर के लिए वॉशरूम अलग से बाहर होता है और उन्हें बंगलो के वॉशरूम में जाना अलाउड नहीं होता। लेकिन हाइमी की सिस्टर उससे कहती है कि मैं इसी वॉशरूम में जाना चाहती हूँ, तुम बाहर खड़े रह के चौकीदारी करो। और हाइमी सच में चौकीदारी करने लगता है। उसी वक्त विक्टोरिया, जेनी और केनेबेक्स वहीं बात करते करते बाहर आते हैं, जहाँ केनेबेक्स जेनी पर हाथ उठाने ही जाता है लेकिन हाइमी उसे आवाज लगाकर रोक देता है। और फिर उसी टाइम पर उसकी सिस्टर भी वॉशरूम से बाहर आती है। तभी विक्टोरिया दोनों का नाम पूछती है और उन्हें कहती है कि अब नई जॉब ढूंढने का वक्त आ गया है, जिससे वो दोनों उस बंगलो से बाहर निकल जाते हैं और एक दूसरे से नई जॉब की बात कर रहे होते हैं। तभी जेनी भी बाहर आती है और हाइमी से सॉरी कहती है कि उसकी जॉब उसकी वजह से चली गई। लेकिन जेनी हाइमी को तभी अपना नंबर देती है और उसे कहती है कि कल कोर्ट टावर में आ जाना, वहाँ तुम्हें जैसी ठीक लगे वैसी जॉब में दिला दूंगी। जिसके बाद जेनी वहाँ से चली जाती है और हाइमी की सिस्टर उसे चिढ़ाती है कि वो उस पर लाइन मार रही थी। जिसके बाद दोनों घर जाते हैं और हाइमी कंफ्यूज रहता है कि वो मैसेज करे या ना करे जेनी को। जिसके बाद वो ऐसे ही सोचते सोचते घर के बाहर आता है। उसके फादर वहाँ पर बियर पी रहे होते हैं और उनसे थोड़ी देर हाइमी बात भी करता है, जहाँ पर उसके फादर उसे उसकी बचपन की बातें बताते हैं कि कैसे उसे उसके फादर ने और अंकल ने और सबने मिलकर उसे बड़ा किया है। जिसके बाद हाइमी को रियलाइज होता है कि मुझे मैसेज कर देना चाहिए, जिस पर वो जेनी को कल आने के लिए मैसेज कर देता है। फिर जब वो दूसरे दिन कोर्ट टावर में पहुंचता है तो उसके साथ उसकी फैमिली मेंबर्स भी आते हैं और वो जोर जोर में लिटरली उसको चिल्ला चिल्ला कर चेयर भी करते हैं। जिसके बाद वो चले जाते हैं और हाइमी टावर के अंदर जाता है तो उसे रिसेप्शन पर से वेट करके बैठने को बोला जाता है। बहुत टाइम होने के बाद जेनी लिफ्ट से जाती हुई दिखती है, जिससे हाइमी उसके पीछे दौड़ता है और वह ऐसा कुछ होता है कि जेनी को उस ब्लू बीटल की भनक लग गई होती है और वो कोर्ट टावर से उस ब्लू बीटल स्कैरेब को चुरा कर एक बर्गर के बॉक्स में ले जा रही होती है। लेकिन रास्ते में हाइमी उसे रोक लेता है, जिस पर जेनी रुकती नहीं है। और जब रिसर्च लैब वाले बंदे को पता चल जाता है कि स्कैरेब चोरी हुआ है तो वो नीचे सिक्योरिटी को कॉल कर लेता है। जिसके बाद सिक्योरिटी सारे दरवाजे बंद करके स्कैरेब को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं।
तभी जेनी उस बॉक्स को हाइमी को दे देती है, क्योंकि जेनी को लगा कि हाइमी पर कोई भी शक नहीं करेगा। और वो हाइमी को वो बॉक्स देकर कहती है कि प्लीज़ उस बॉक्स को बिल्कुल भी खोलकर मत देखना, ना ही उसे छूना भी। जिस पर हाइमी उसे हाँ बोलकर वहाँ से निकलकर अपने घर चले जाता है। उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर्स वो बॉक्स को बैठकर देख रहे होते हैं। वहीं उसकी सिस्टर और उसके अंकल उसे खोलने को भी फोर्स करते हैं और वो खोल भी देता है। तभी वो लोग हैरान हो जाते हैं कि इसमें ये केकड़ा क्या कर रहा है। उसके बाद उसकी सिस्टर उसे उठाकर उससे खेलने लगती है और सेम हाइमी के अंकल भी यही करते हैं। इन द सेंस उस कैरेब ने ना ही जेनी को चूज किया और ना ही हाइमी के सिस्टर को और ना ही उनके अंकल को। फिर हाइमी उसे उन लोगों के हाथ से लेकर उसे देखने लगता है। तभी अचानक से वो कैरेब रिएक्ट करने लगता है और फिर तुरंत जाकर हाइमी के फेस पर चिपक जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं और उसके अंकल उस कैरेब को हाइमी के फेस से हटाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन स्कैरेब तभी एक जोर का झटका देता है उसके अंकल को और घर की इलेक्ट्रिसिटी पर भी वो फायर कर देता है, जिससे घर की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। फिर वो स्कैरेब उसकी बॉडी पर घूम घूम कर कहीं से हाइमी की बॉडी के अंदर चला जाता है। अब वो मेंशन नहीं किया है कि स्कैरेब कहाँ से उसकी बॉडी के अंदर गया, लेकिन तुम जो समझ रहे हो वही है। इसके बाद अचानक से हाइमी छत पर चिपक जाता है और ट्रेलर में दिखाए जाने वाले शॉट की तरह उसका फर्स्ट शूटअप होता है अपनी फैमिली के सामने। फिर वहाँ से वो अपने घर की छत तोड़कर बाहर निकल जाता है और फिर जो हमने ट्रेलर में सीन्स देखे थे, जैसे कि हवा में उड़ना, स्पेस में जाना, स्पेस से नीचे गिरना और पानी की एज पर आकर अटक जाना, बस को 2 टुकड़ों में काट देना, वापस उड़ जाना, तो यही सारे सीन हमें देखने मिलते हैं और जिससे ब्लू बीटल की पावर्स भी डिस्कवर होती है। उसके बाद रात में हाइमी के फैमिली मेम्बर्स उसका घर पर वेट कर रहे होते हैं। वहीं हाइमी वापस से घर अपनी छत तोड़कर ही आता है और उसका सूट वापस खुल जाता है, लेकिन कमाल की बात ये होती है कि वो न्यूड यानी कि बिना किसी भी कपड़े के हो जाता है। तो वो जाकर पहले अपने कपड़े चेंज करता है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी पीठ पर वो स्कैरेब चिपक गया है। कपड़े चेंज करके बोलता है कि वो अब जेनी कोर्ट के पास जा रहा है और तभी उसकी मम्मी कहते हैं कि हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। लेकिन तभी हाइमी के अंकल उससे कहते हैं कि पुलिस को अगर पता लगा तो वो हमें यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स है। जिसके बाद हाइमी कोर्ट टावर जाता है अपने अंकल की कार लेकर, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जेनी के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। तभी जेनी उसकी कार में आकर बैठ तो जाती है और उन पर यानी कि कार पर फायरिंग होने लग जाती है। इसके बाद वो वहाँ से बचकर हाइमी के घर चले जाते हैं। जिसके बाद विक्टोरिया और कैरेपेक्स को दिखाया जाता है, जहाँ वो मिलिट्री लेफ्टिनेंट से बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारी चीज़ बस रेडी होने वाली है, थोड़ा सा ही काम बाकी है। उसके बाद वो और कैरेपेक्स बात करते हैं कि कहीं से भी जेनी को ढूंढो, वरना कैरेपेक्स की बॉडी पर जो काम हुआ है वो अधूरा रह जाएगा और साथ ही कैरेपेक्स ने जो दर्द सहा है वो भी ज़ाया चला जाएगा। फिर उसके बाद हाइमी के घर का सीन आता है, जहाँ हाइमी के अंकल की कार पूरी टूटी फूटी होती है और हाइमी के अंकल उससे बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि हाइमी के अंकल को उनकी कार से कुछ ज़्यादा ही प्यार था। उसके बाद जेनी को पता चलता है कि वो स्कैरेब हाइमी की बॉडी से जुड़ गया है और हाइमी उस स्कैरेब को खुद से दूर करने को कहता है जेनी से, जिस पर जेनी कहती है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कोर्ट टावर जाना पड़ेगा, जहाँ पर एक की है, उससे हमारा काम हो सकता है। लेकिन जेनी कहती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि वो मुझ पर छोड़ दो। और वो जेनी और हाइमी को लेकर के वापस कोर्ट टावर पहुंचते हैं और अपनी सिस्टम भी साथ में लाए होते हैं, जो स्टार्ट नहीं हो रही होती है तो उसे अपने पैर से लात मार मार के स्टार्ट करते हैं। फिर हाइमी और जेनी दोनों ही कोर्ट टावर के अंदर चले जाते हैं और तभी सच में उसके अंकल का वो पुराना डब्बा काम कर देता है और कोर्ट टावर के सीसीटीवी में खराबी आती है और वहाँ एक कार्टून चलने लग जाता है। जिसके बाद जेनी और हाइमी वो की लेने पहुंचते हैं, जो कि एक वॉच होती है। तभी सारे फोटोज देखकर हाइमी उसे विक्टोरिया के बारे में पूछता है और जेनी तभी रिवील करती है कि उसके फादर को ये कंपनी उसके ग्रैंडफादर ने दी थी, लेकिन उसकी आंट विक्टोरिया को लगता था कि वो उसे मिलेगी, लेकिन उसे नहीं मिली। जिसके बाद वो लोग वॉच लेकर जाते ही होते हैं, लेकिन वहाँ पहुँच जाता है कैरेपेक्स, क्योंकि सीसीटीवी देख रहे सिक्योरिटी ने ऑलरेडी उसे कॉल कर दिया था। वहाँ पर कैरेपेक्स आकर वो स्कैरेब जेनी को उसे देने के लिए बोलता है, लेकिन तभी उसे नहीं पता होता है कि वो स्कैरेब हाइमी के अंदर है। तभी वो दौड़ते हुए आता है और उसे पंच मारने की करता है, लेकिन तभी अचानक से स्कैरेब एक्टिवेट हो जाता है और उसके पंच को रोक देता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी हमें सबसे पहला लुक देखने मिलता है ओमाक का, जो कि कैरेपेक्स में ऑलरेडी एक्टिवेट होता है। जिसके बाद दोनों के बीच बढ़िया फाइट भी होती है और एक वक्त पर कैरेपेक्स को जान से मारने का मौका भी मिलता है हाइमी को, लेकिन हाइमी वो स्कैरेब को मारने से मना कर देता है, जिससे वो स्कैरेब उसे नहीं मारती है। लेकिन फिर अचानक से वो हाइमी को फिर मारने लगता है और अच्छे से डोमिनेट करने लग जाता है और हाइमी को बहुत पेलता है और उसके बाद उसके सर पर अपना पैर रखकर कैरेपेक्स उसे कहता है कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी फैमिली ही है। जिसके बाद जेनी और उसके अंकल स्पीड में वहां से आकर कैरेपेक्स को उड़ा देते हैं और हाइमी को लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी जेनी हाइमी और हाइमी के अंकल को लेकर टेड कोर्ट के बंगलों में लेकर जाती है, जहां उन्हें ब्लू बीटल का सूट दिखने मिलता है
और तभी टेड कोड के अंकल कहते हैं कि क्या, एक मिनट, टेड कोड एक ब्लू बीटल थे। और वो टेड कोड को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और तभी वहाँ एक कंप्यूटर सिस्टम भी होता है जहाँ हाइमी के अंकल उन दोनों से कहते हैं कि मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इस स्कैरेब को निकाला जाए। और हाइमी वहाँ से ड्रेस चेंज करने चला जाता है और वो ड्रेस चेंज करके आता है तो वहाँ जेनी बैठी होती है जिसकी आंख में आंसू होते हैं और वो अपनी मॉम की फ़ोटो देख रही होती है। और वो हाइमी से उसके मम्मी पापा के बारे में बात बताती है, यानी कि उनका पास्ट दिखाती है कि कैसे उनके फादर टेड कोड को ये ब्लू बीटल बहुत ही छोटी सी उम्र में मिला था। और उसकी मॉम बहुत ही उसके फादर को इंकरेज भी करती थी इस चीज़ को लेकर के। और उसने ये भी रिवील किया कि उसकी मदर की डेथ के बाद टेड कोड कई दिन तक गायब रहने लगे थे और फिर जब एक दिन गए तो कभी वापस ही नहीं आए और खबर आई कि उनकी डेथ हो चुकी है। जिसके बाद हाइमी उसे समझाता है और उसे सहारा भी देता है और फिर दोनों की किस होने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसके अंकल आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि कुछ मिला है। तभी वो लोग उस कंप्यूटर सिस्टम के पास जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि स्कैरेब ने टेड कोड को कभी पसंद ही नहीं किया होता है, लेकिन उनसे पहले उसके प्रोफेसर यानी कि डैन गैरेट को पसंद कर लिया होता है। जिससे हाइमी पूछता भी है कि कैसे निकाला जाए इस स्कैरेब को। वहीं उसके अंकल कहते हैं कि हाँ, इस स्कैरेब को निकाल तो सकते हैं, लेकिन तभी जब तुम मर जाओगे। और अगर इसको ऐसे निकालने की कोशिश भी करी तो वो स्कैरेब को खतरा लगेगा और वो होस्ट को बचाने की ही कोशिश करेगा। जिस पर हाइमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेनी उससे सॉरी भी कहती है, लेकिन हाइमी वहाँ से टेड कोड के बंगलों की छत पर चला जाता है। तभी जेनी हाइमी को समझाने जा रही होती है। तब हाइमी के अंकल उससे कहते हैं कि नहीं, रुक जाओ, मुझे पता है कि इसे कैसे समझाना है। उसके बाद वो हाइमी के पास जाकर उसे सब कुछ समझाता है कि हमें कैसी ज़िंदगी मिली है, हमने कैसी ज़िंदगी निकाली है, कि तुम्हारे फादर ने कैसी जिम्मेदारियों से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, 16 घंटे एक दिन में उन्होंने काम किया है, तो तुम्हें ये गिफ्ट मिला है तो तुम खुश हो जाओ, ना कि दुखी। और अब टाइम आ गया है कि हम गरीबों का भी एक सुपर हीरो हो। तभी हाइमी को बहुत समझाने के बाद वो समझ जाता है। तभी जेनी वहाँ ऊपर दौड़ते हुए आती है और उसे कहती है कि गाइस, क्या तुमने वो आवाज़ सुनी जहाँ पर ऊपर से विक्टोरिया कोर्ट का हेलीकॉप्टर वो हाइमी के घर की तरफ जा रहा होता है। तभी हाइमी उन्हें बचाने के लिए जाने को कहता है और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता। तभी उसके बाद वो ऐसे ही कूद जाता है और स्कैरेब हाइमी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो अपने घर की तरफ उड़कर जाता है। वहीं उसके घर पर विक्टोरिया मिलिट्री या फिर सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, उनको लेकर वहाँ पहुँच भी जाती है। और वो हाइमी के घर में घुसकर जितने भी लोग होते हैं, यानी कि उसकी ग्रैंड मदर, उसकी मम्मी और पापा, साथ ही उसकी सिस्टर, सभी को बाहर निकालते हैं। हड़बड़ी में जो कैंडल्स होती है वो कारपेट पर गिर जाती है, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और उन्हें बाहर ले जाकर उन्हें घुटनों पर बैठने को बोला जाता है। तभी विक्टोरिया कहती है कि वो लड़का घर में क्यों नहीं है, उसे भी ढूंढो। और तभी एग्जैक्टली वही टाइम पर हाइमी अपने ब्लू बीटल सूट के साथ वहाँ आता है और सीधा फाइट करने लगता है, जिसे देखकर विक्टोरिया खुश हो जाती है कि ब्लू बीटल स्कैरेब्स के पास कितनी ज्यादा स्किल्स है। तभी हाइमी उसके फैमिली मेंबर्स को वहाँ से जाने को कहता है और वो लोग वहाँ से दौड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी सिस्टर वहाँ पर दौड़ते दौड़ते गिर जाती है। तो हाइमी के फादर आकर उसे उठाने में मदद भी करते हैं और वहाँ से उसे ले जा रहे होते हैं। तभी विक्टोरिया कैनेपेक्स को ऑर्डर देती है कि ब्लू बीटल को पकड़ लो। तब वो एक गन से ब्लू बीटल को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है और वो पकड़ा जाता है और कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाता है। लेकिन ट्विस्ट तभी ये आता है कि उसके फादर को उसी टाइम इतनी हड़बड़ी की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है और विक्टोरिया उस पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से ब्लू बीटल को, यानी कि हमारे हाइमी को, लेकर चली जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ऐसा कुछ है कि हाइमी के फादर को टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने पर वहाँ उनकी डेथ हो जाती है और घर में गिरी हुई कैंडल की वजह से घर में आग भी लग जाती है। उसके बाद उसके डैड का फ्यूनरल तो नहीं दिखाया गया, लेकिन बाकी मेंबर्स शोक जरूर मना रहे होते हैं। लेकिन तभी हाइमी की दादी हिम्मत जुटाकर सबको कहती है कि अब हमें हाइमी को ढूंढना चाहिए कि वो कहाँ है। तभी हाइमी की सिस्टर बहुत रो रही होती है। इसके बाद उसकी ग्रैंड मदर उसे समझाती है कि हाइमी भी तो ज़रूरी है ना। तभी हाइमी की सिस्टर उनसे कहती है कि हमें तो ये तक भी नहीं पता कि वो है कहाँ। तभी जेनी वहाँ पर आके कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि वो विक्टोरिया उसे कहाँ लेकर गई है और वो उसके ऊपर एक आखिरी बार ट्रस्ट करने को भी कहती है और उन्हें टेड कोड के बंगलों में ले जाती है। उसी के सामने फिर ब्लू बीटल का सीन आता है जहाँ हाइमी को एक रिंग के अंदर लॉक किया हुआ होता है, जिसमें विक्टोरिया कोड एक साइंटिस्ट और कैनेपेक्स के साथ वहाँ होती है, जिसमें विक्टोरिया साइंटिस्ट को कमांड देती है ब्लू बीटल के अनलॉक कोड को ढूंढने को और उसकी सारी पावर्स कैनेपेक्स में अंदर डालने को, यानी कि ओमेक के अंदर। जिस पर वो डॉक्टर विक्टोरिया से कहता भी है कि ऐसा करने पर इस लड़के की मौत भी हो जाएगी, जिस पर वो कहती है कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ खोना जरूरी है। उसके बाद वो डॉक्टर कैनेपेक्स के ओमेक को ब्लू बीटल के सूट से कनेक्ट करके उसकी एबिलिटीज और पावर्स उसमें ट्रांसफर करने लगता है। उसके बाद तभी जेनी और हाइमी के फैमिली मेंबर्स का सीन आता है जहाँ पर वो लोग एक शिप में होते हैं और उसको ऑपरेट करने को हाइमी के अंकल ड्राइवर सीट पर बैठ जाते हैं। वहीं हाइमी की सिस्टर कहती है कि हमें कुछ वेपन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तभी जेनी उस शिप के ऐसे पार्ट में ले जाती है जहाँ टेड कोड, यानी कि उसके फादर के कुछ वेपन्स भी पड़े हुए होते हैं। वहाँ बहुत से वेपन्स होते हैं जो सच में अमेजिंग होते हैं
और वहाँ एक बबल गम यानी कि च्युइंग गम भी होती है, जिसके बारे में हाइमी की सिस्टर पूछती भी है जेनी से, लेकिन वो सही से तभी उसका रिस्पॉन्स नहीं करती है। और हाइमी की ग्रैंडमदर एक मशीन गन भी उठाती है। तभी हाइमी की सिस्टर उनसे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तभी हाइमी की मदर और ग्रैंड मदर उसकी सिस्टर को बताते हैं कि वो अभी पूरी बात नहीं जानती है कि हम पहले क्या थे, इसके बारे में तो पूरा बताया नहीं गया। उसके बाद हाइमी की ग्रैंड मदर उनको मैप दिखाकर प्लान बताती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, जिसमें हाइमी की ग्रैंड मदर और मदर उस वेपन्स का यूज करके सबका ध्यान उनकी तरफ खींचेंगे। और तभी जेनी और हाइमी की सिस्टर को नीचे अंडरग्राउंड में जाकर हाइमी को वापस लेकर आना होगा और वो लोग उस शेल्टर के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वापिस मूवी हाइमी पर आती है, जहाँ स्कैरेब की पावर्स ट्रांसफर हो रही होती है। तभी हाइमी मरने लग जाता है और वो अचानक से अपने सपने की दुनिया में अपने फादर से मिलता है। वहाँ उसके फादर कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम्हारा अभी टाइम नहीं आया है, तुम्हें अभी काम पूरा करना है। और वो हाइमी की हिम्मत को बढ़ाते हैं और हाइमी हिम्मत जुटाकर वापस होश में आता है। और वो होश में आता है तब तक उसकी पूरी पावर्स और एक्टिवेट कोड वो विक्टोरिया को मिल गया होता है, यानी 100% ट्रांसफर हो गई होती है, जिससे कैनेपेक्स का ओमाक और भी पावरफुल हो जाता है। और तभी अचानक से उसकी ओवरलोड पावर्स वो सहन नहीं कर पाता और इधर उधर वो गिरने लगता है, जिससे उसके इधर उधर टकराने की वजह से थोड़ी देर के लिए वहाँ से सिस्टम फेल्ड हो जाती है और हाइमी के हाथ खुल जाते हैं। और हाइमी सूट को एक्टिवेट होने को कहता है, लेकिन सूट में से खतीजा की आवाज़ आती है कि शूट रीस्टार्ट हो रहा है। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है और तभी विक्टोरिया उस डॉक्टर को उसे पकड़ने को कहती है, लेकिन वो डॉक्टर उसे वहाँ के डोर एक्सेस को कोड डालकर खोल देता है और उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। और वो अंदर से डोर को लॉक कर देता है उसे बाहर धक्का लगाकर, और फिर कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी ओमेक वहाँ आकर उस डॉक्टर को मार देता है और हाइमी वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद जेनी और हाइमी की सिस्टर का सीन आता है, जहाँ वो लोग उस स्पेसशिप से वहाँ एंटर होने वाले होते हैं, लेकिन ओवर स्पीड की वजह से वो लोग वहाँ शेल्टर पर आकर क्रैश लैंडिंग करते हैं और सारे सोल्जर उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हाइमी के अंकल एक ऐसा बटन प्रेस करते हैं जिससे वो स्पेसशिप बीटल शेप में कन्वर्ट हो जाती है और लिटरली अपनी फाट छोड़ने लग जाती है। हाँ, मैंने सही बोला, आपने सही सुना है, कुछ भी गलत नहीं सुना है। जिससे सोल्जर इधर उधर उड़कर टकराने लगते हैं और फिर वो बनाए हुए प्लान को अंजाम देने के लिए उस स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं। और जेनी और हाइमी की सिस्टर वहाँ से निकलकर अंदर जाते हैं, जहाँ वो लोग बहुत सारे बॉम्ब फिट करके ब्लास्ट करते हैं। तभी हाइमी को बहुत सारे सोल्जर्स मारने आते हैं। तभी उसकी ग्रैंड मदर बड़ी मशीन गन के साथ आते हैं और फिर उसे बचाकर वहाँ से स्पेसशिप तक ले जाते हैं। लेकिन उसे वहाँ जाकर पता लगता है कि उसकी सिस्टर और जेनी दोनों अभी भी नीचे फंसे हुए हैं, तो वो उन्हें वापस बचाने जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेनी और हाइमी की सिस्टर, उन्हें वहाँ बहुत सारे कनेक्शन दिखने मिलते हैं, जिससे जेनी उसे समझाती है कि विक्टोरिया उस ब्लू बीटल के कोड से बहुत सारे ओमेग बनाना चाहती है और उसे उस सोल्जर लेफ्टिनेंट को बेचने वाली है एक वेपन की तरह। फिर वो लोग वहाँ से फाइट करते करते आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऊपर से सीलिंग गिरने की वजह से वो दोनों के बीच में कई सारे पत्थर गिर जाते हैं और दोनों अलग हो जाते हैं। और वहाँ से जेनी को विक्टोरिया पकड़ कर ले जाती है। वहीं हाइमी की सिस्टर पर सोल्जर अटैक करने लगते हैं। वहाँ वो टेड कोड के वेपन्स का इस्तेमाल भी करती है, लेकिन वही अचानक से हाइमी आता है अपने एक्टिवेट सूट के साथ और फाइट करने लगता है और अपनी सिस्टर को बचाता है और उसे जेनी के बारे में पूछता है। तभी उसे पता चलता है कि वो उससे अलग हो गई थी और उसके बाद वो अपनी सिस्टर को स्पेसशिप में छोड़ देता है। फिर वो जेनी को ढूंढने जाता है। वहीं ओमेग आ जाता है और वहाँ बहुत ही टक्कर वाली फाइट होती है। पहले तो हमारा हाइमी ओमेग को बहुत पेलता है, लेकिन उसके बाद ओमेग इतना पावरफुल होता है कि वो हाइमी को बहुत ही अच्छी फाइट देने लगता है। और ऐसी वैसी फाइट नहीं थी, वो ऐसी फाइट देता है कि स्कैरेब यानी कि खतीजा भी बोलने लगती है कि हाइमी अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। और तभी ओमेग उसे वापस से वही बातें कहता है जो पहले की थी कि तुम इस सूट और इस पावर के लायक नहीं हो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही तुम्हारी फैमिली है। लेकिन हाइमी हार नहीं मानता और वो जोर का धक्का देता है और फिर वो बहुत ज्यादा पावर्स ऑब्जर्व करके उसे बहुत ज्यादा बड़ा झटका देता है और इतना मारता है उसे, इतना मारता है कि उसका स्कैरेब यानी कि खतीजा भी बोलने लगती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो हमें अब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा ओमेग। लेकिन हाइमी रुकता नहीं है, वो मारता ही रहता है और अपने हाथ से वो बड़ा वेपन क्रिएट करके नुकीली धार वाला वेपन उसे मारने ही जाता है। लेकिन तभी ओमेग की आंख तक वो वेपन पहुंचता भी है, लेकिन खतीजा उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि हम खून खराबे वाले बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद खतीजा उसे कुछ दिखाती है और कहती है कि ये मुझे तब देखने मिला जब हमें इसके साथ कनेक्ट किया गया था, यानी कि ब्लू बीटल को ओमेग के साथ जब कनेक्ट किया था तब खतीजा को कुछ देखने मिला था। जिसके बाद हाइमी को वो दिखाती है कि कैनेपेक्स एक नॉर्मल छोटा लड़का होता है जो वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड उसकी माँ के साथ होता है, तो उसे यही विक्टोरिया कोड उन्हें वहाँ से उठाकर लेकर आ जाती है और एक हमले के दौरान उसकी मदर तो मर जाती है, साथ ही कैनेपेक्स डिसेबल हो जाता है। जिसके बाद उस पर विक्टोरिया कोड एक्सपेरिमेंट करती है और उसकी यादें बुला देती है और फिर हाइमी उस वेपन को उसके बाजू में यानी कि जमीन पर मार देता है और उसे हाथ देकर उठाता है और कैनेपेक्स को कहता है कि मेरी फैमिली ही मेरे लिए सबसे बड़ी पावर है।
उसके बाद कैनेपेक्स को सब कुछ याद आ जाता है। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर जहाँ विक्टोरिया जेनी को लेकर जा रही होती है, वहाँ जेनी वो बबल गम यानी कि च्युइंग गम को खाकर उसे वापस से बाहर यानी कि विक्टोरिया के ऊपर फेंक देती है। तो उससे बहुत ही बड़ा बबल क्रिएट होता है जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन वो दोनों यानी कि जेनी और विक्टोरिया उस बबल गम में लिपट कर नीचे आ जाते हैं। तभी हाइमी और कैनेपेक्स उसके पास जाते हैं और विक्टोरिया इन दोनों को खत्म करने का कहती है, लेकिन कैनेपेक्स वो जेनी और हाइमी को वहाँ से जाने को कहता है और दोनों वहाँ से जाने भी लगते हैं। लेकिन हाइमी कुछ दूर जाकर रुक कर देखने लगता है और जेनी को कहता है कि तुम शिप में पहुंचो, मैं बस आ ही रहा हूँ। तभी कैनेपेक्स विक्टोरिया को खींचकर पकड़ लेता है और उसका सूट बिल्कुल रेड होने लगता है यानी कि लाल पड़ने लगता है। तभी हाइमी खतीजा से पूछता है कि कैनेपेक्स क्या कर रहा है। तभी खतीजा उसे कहती है कि वो सारी एनर्जी मिलाकर एक ब्लास्ट करने वाला है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और वही होता है, एक बड़ा ब्लास्ट होता है और हाइमी वहाँ से भागने लगता है और उड़कर वो स्पेसशिप तक पहुँच भी जाता है। वहाँ से वो, जेनी और उसकी फैमिली उस ब्लास्ट की आग से बचकर भागकर निकल जाते हैं। उसके बाद सुबह में वो लोग अपने घर पहुँचते हैं, तभी उनका घर पूरा जल गया होता है और हाइमी उन्हें दिलासा देता है कि हम ये भी ठीक कर लेंगे, इससे भी बड़ी मुसीबत से हम निकले जो है। वहीं तभी उसके एरिया वाले सभी लोग आते हैं और साथ में उनके लिए खाना भी लाए हुए होते हैं। और उसी वक्त पर आती है जेनी भी अपनी बाइक पर और वो साथ में हाइमी के अंकल को देने के लिए कार भी लाई होती है और हाइमी के घर को रिपेयर करने के लिए भी वो कोर्ट इंडस्ट्री को जवाबदारी देती है। उसके बाद थोड़ी बहुत बात करने के बाद हाइमी और जेनी की छोटी सी एक किस भी देखने मिलती है। उसके बाद हाइमी उसे लिफ्ट देने को बोलता है और फिर वो जेनी को लेकर के अपने आर्मर के साथ उड़ जाता है और यही मूवी फिनिश होती है। फिर आता है मिड क्रेडिट सीन जहाँ टेड कोड के कंप्यूटर पर डायरेक्ट सीन आता है और वो अपने आप चालू होता है और उसमें से एक आवाज़ आती है जो कि टेड कोड की आवाज़ होती है और वो बोलते हुए सुनाई देता है कि जिसने भी ये सिस्टम ओपन किया है उसको थैंक यू और मेरी लड़की जेनी को कहना कि आई लव यू बेटा, और जेनी से ये भी कहना कि उसके फादर अभी जिंदा है यानी कि टेड कोड जिंदा है। लेकिन जिसमें टेड कोड का फेस तो बिल्कुल नहीं दिखाया होता है, जो कि देखा जाए तो ये मिड क्रेडिट सीन ब्लू बीटल पार्ट 2 को टीज कर रहा था। और उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जो कि बेफालतू का था, जिसमें जब हाइमी के अंकल कोर्ट टावर को क्रैश करते हैं और जो कार्टून सीसीटीवी सर्वेलेंस में दिख रहा था वही कार्टून को दिखाया जाता है। फिर मूवी खत्म हो जाती है। तो यही थी सुपर फ्रेंड्स ब्लू बीटल मूवी और साथ ही मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट की एक्सप्लेनेशन। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड आपका ब्लू बीटल मूवी को लेकर के क्या ओपिनियन है वो मुझे ज़रूर से कमेंट में शेयर कर देना और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही उसके राइट साइड वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसे अमेजिंग वीडियोस आते ही रहते हैं। और आज के रिकमेंडेड वीडियो की बात करूँ तो आपने ब्लू बीटल की मूवी एक्सप्लेनेशन तो जरूर देख ली, लेकिन मूवी से हटकर कॉमिक में ब्लू बीटल के ओरिजिन बहुत ज़्यादा ही अलग है। जो कि देखा जाए तो मुझे मूवी से ज़्यादा कॉमिक की ओरिजिन ज़्यादा अमेजिंग लगी, जिसमें बैटमैन और पीसमेकर जैसे कैरेक्टर ने भी बड़ा रोल किया है हाइमी रेस को ब्लू बीटल बनाने में। तो वीडियो जरूर से एक बार क्लिक करके चेक कर लेना, फॉर श्योर वीडियो अमेजिंग है। मैं आपको वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।